क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों मार्केट में कई बार सब्जियों के प्राइस इतने ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर जब किसी भी चीज का प्राइस इंक्रीज होता है तो क्यों आप उसके परचेज को रिड्यूस कर देते हैं, या फिर कभी ये सोचा कि जो आप इतनी सारी चीजें अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं उनका एक्चुअल में प्रोडक्शन कंजम्पशन प्रोसेस चलता कहते हैं। नाउ आई एम श्योर आपने अगर सोचा ना भी हो तो आपने अपने आसपास इन सारी चीजों को ऑब्जर्व जरूर किया होगा, और अब टाइम है इन्हीं ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन समझने का, और ये एक्सप्लेनेशन देती है आपको आपकी क्लास 11 के इकोनॉमिक्स। सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपके साथ प्रिया, और यहाँ पढ़ते हैं आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स इन अ कंप्लीटली सिंप्लीफाइड मैनर। और बच्चे हम इसी सिंप्लीफाइड मैनर में शुरुआत करने वाले हैं हमारी क्लास 11 की इकोनॉमिक्स की फॉर 2025-2026 सेशन। अब जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि यहाँ पढ़ रहे होंगे आप इसी तरीके से खुशी खुशी टोटल 2 बुक्स, वन इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर वन इज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब नया चैप्टर है, नई बुक है, तो एक इंट्रोडक्शन करना, एक जान पहचान करना तो बनता है। तो मैम हम आज कवर क्या करेंगे? बच्चे हम लोग कवर करेंगे ये सारे टॉपिक्स। वैसे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट आज की क्लास में हम लोग कुछ ये टॉपिक्स देखेंगे। अभी टॉपिक्स देखकर कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। काम एक करेंगे कि हम लोग लास्ट में देखेंगे ताकि आपको सैटिस्फैक्शन मिले कि आज तो हमने ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। तो चलिए फिर बेसिक लेवल से बिल्कुल शुरू करते हैं। तो मैम बेसिक्स शुरू कहाँ से हैं? बच्चे एक बात बताइए, आपकी बुक क्या है? मैम हमारी बुक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बस फिर यहीं से बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्या आपकी ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये माइक्रो प्लस इकोनॉमिक्स के मिलने से नहीं बनी है? मैम बिल्कुल बनी है। तो आप कहना क्या चाहती हैं? बच्चे तो हम इकोनॉमिक्स को भी समझेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम लोग एक और चीज को समझ रहे होंगे, दैट इज इकोनॉमी। तो मैम हम इन टोटल समझने कितनी चीजें वाले हैं? तो बच्चे हम इन टोटल समझेंगे 3 चीजें। सबसे पहले कि इकोनॉमी क्या है, ठीक है, देन हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो चलिए फिर फटाफट से समझ लेते हैं कि आपकी ये जो इकोनॉमी है ये है क्या। देखिए इकोनॉमी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से समझते हैं, ये तो हम देखेंगे। बट बच्चे अपनी क्लास 11 से एक हैबिट बना लीजिए कि आप डेफिनेशंस को रटे ना। आप क्या करें कि आप कीवर्ड्स को याद कर लें, ताकि आप जब भी अगर डेफिनेशन भूल भी जाएं तो उन कीवर्ड से आप अपने लिए डेफिनेशन खुद लिख लें। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इकोनॉमी क्या है। देखिए इकोनॉमी एक सिस्टम है। मैम कैसा सिस्टम है? ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लोग काम करते हैं और काम करने के बदले वो कुछ अर्न कर रहे होते हैं। मैम बस इतना ही है? हाँ जी बच्चे बस इतना ही है। तो हम इकोनॉमी को डिफाइन किस तरीके से करते हैं? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, क्या कीवर्ड याद रखना है कि एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? दैट प्रोवाइड्स पीपल विद द मीन्स टू वर्क, यानी कि उनको काम करने के तरीके मिलते हैं, वो लोग काम कर रहे होते हैं एंड अर्न अ लिविंग। और अब काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अर्न करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ लिविंग अर्न कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा फार्मर है तो फार्मर ने उगाई फसल, ओके, अब फसल को उन्होंने आगे बेचा मार्केट में, जो अनाज उन्होंने बेचा मार्केट में उसके बदले हमारे फार्मर को मिल जाएंगे पैसे। तो फार्मर ने क्या किया? फार्मर ने काम किया, उनको मीन्स टू वर्क मिला, और जब उन्होंने मार्केट में उस अनाज को बेचा तो बदले में उन्होंने कुछ अर्न करा। तो इसी तरीके से हमारा जो सिस्टम है वहां पर क्या चल रहा होता है? बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं जिसमें लोग काम करते हैं और कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होते हैं, और इन्हीं सब को मिलाकर, इसी सिस्टम को मिलाकर हम लोग कह देते हैं हमारी इकोनॉमी। ओके, जैसे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी हम लोग कहते हैं। अब यहीं पर ही बस आपकी इकोनॉमी खत्म नहीं हो जाती, बात थोड़ी सी इसके आगे भी है। मैम क्या बात है इससे आगे? तो बच्चे हम लोग पढ़ रहे होते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है। मैम अब इनका मतलब क्या है? हम लोग इकोनॉमी को कैसे 3 टाइप्स में बांट रहे हैं, चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप्स आपके क्या रहते हैं? मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने? आपकी है मार्केट इकोनॉमी। ओके, फिर से वही लॉजिक लगाइए, नाम से समझने की कोशिश कीजिए कि कैसी इकोनॉमी हो सकती है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इकोनॉमी कुछ ऐसी है जिसका रेलिवेंस कुछ मार्केट से है? बिल्कुल सही समझे आप, और याद भी बिल्कुल इसी तरीके से कीजिए ताकि आपको रटनी ना पड़े चीजें। ओके, तो देखिए
मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो किस तरीके से लिए जाएंगे, मार्केट फोर्सेस के द्वारा लिए जाएंगे। मैम अब ये मार्केट फोर्सेस क्या हैं? देखिए, तो सबसे पहले क्या है, जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो कैसे लिए जाएंगे, मार्केट फोर्सेस के द्वारा। तो यहाँ पर काम कर रही होती हैं आपकी मार्केट फोर्सेस। मैम अब ये मार्केट फोर्सेस क्या है, इसको अभी से ही बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जब तक आप पढ़ेंगे टिल दी एंड आप इसको बार बार सुन रहे होंगे। तो मार्केट फोर्सेस है आपकी, एक है आपकी डिमांड एंड दूसरी है आपकी सप्लाई। अब एक गुड के लिए आपकी डिमांड कितनी है और एक गुड के लिए उसकी सप्लाई कितनी हो रही है प्रोड्यूसर के द्वारा, यही आपका प्राइस मैकेनिज्म बन जाता है। इसी तरीके से उस गुड का प्राइस डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, प्राइस मैकेनिज्म। कि डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड हुआ कि उस गुड की प्राइस कितनी होगी। तो यहां पर किसने काम करा, मार्केट फोर्सेस ने। ओके, अब दूसरी बात, अब मार्केट है तो मार्केट में यूजुअली मोटिव क्या रहता है, एम क्या रहता है, थोड़ा लॉजिकली सोचिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्या एम रहता है यहां पर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर मार्केट इकोनॉमी का एम रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, देन इसको क्या मैम हम किसी और नाम से भी जानते हैं? हाँ जी बच्चे, जब भी हम किसी टर्म को दूसरे नाम से भी जानते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको वो भी पता हो, क्योंकि कई बार ये दूसरे नाम से आ जाता है तो बच्चे क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, अब मैम आपने इतनी सारी चीजें तो बता दी, लेकिन क्या एक्चुअल में भी कोई ऐसी इकोनॉमी है? हाँ जी बच्चे है। मार्केट इकोनॉमी का एक एग्जांपल अगर हम लें तो मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल है आपका यूएस। तो अगर हम यूएस की इकोनॉमी को डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि यूएस की इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे टाइप को समझने, विच इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ओके, या फिर जिसे सिर्फ प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब फिर से इसके नाम को समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर एक्चुअल में क्या हो सकता है। अब देखिए, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर सेंट्रल लेवल पर प्लानिंग चल रही होती है, यानी कि वो इकोनॉमी जहां पर सेंट्रल अथॉरिटीज इकोनॉमिक डिसीजंस लेती हैं, या फिर आप कहिए कि जो इकोनॉमिक डिसीजंस है वो लेना किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा हमारा कि वहां पर जैसे मार्केट फोर्सेस थी, यहां पर कौन है, सेंट्रल अथॉरिटीज जो है वो इकोनॉमिक डिसीजंस लेती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट लेती है इकोनॉमिक डिसीजंस को। अब मैम हमें फटाफट से बता दीजिए कि यहां मोटिव क्या रहता है। अब फिर से लॉजिकली सोचिए, गवर्नमेंट है तो क्या गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये नहीं होगा कि सोशल वेलफेयर हो, लोगों का भला हो, लोगों के लिए काम किए जाए, लोगों के लिए इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाएं? तो बस फिर यहां पर एम क्या रहता है, सोशल वेलफेयर। ओके, सोशल वेलफेयर। मैम क्या इसका भी कुछ और नाम है? हाँ जी बच्चे, यहाँ एम क्या है, सोशल वेलफेयर, तो इसीलिए आप यहां से याद कर लीजिए कि इसका दूसरा नाम है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, और आपकी जो ये वाली इकोनॉमी है इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अलावा आप फ्री इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब यहां पर आपका क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी तो पढ़ लिए मैम, क्या इसका भी कोई एग्जाम्पल है? हाँ जी बच्चे, हर टाइप की इकोनॉमी में आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है आपका चाइना। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब चलते हैं थर्ड टाइप पर। थर्ड टाइप क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मैम नाम है इसका मिक्स्ड इकोनॉमी, तो हम क्या ये समझ लें कि ये मिक्स है किसी चीज का? हाँ जी बच्चे, बिल्कुल सही समझे हैं आप, मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स ही है। मिक्सअप ये किस चीज का, जो हमारी दो टाइप की इकोनॉमीज हम लोगों ने पढ़ ली हैं ऑलरेडी। हमने क्या क्या पढ़ी, सेंट्रली प्लान्ड, और हमने दूसरी पढ़ी है हमारी मार्केट इकोनॉमी। तो उन दोनों से ही मिलकर बनी है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सबसे पहली चीज तो ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या आप कह लीजिए आपकी मार्केट इकोनॉमी प्लस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी
के मिलने से बनी, ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के मिलने से बनी है। आप मुझे एक बात बताइए, मार्केट इकोनॉमी का फीचर क्या था कि मार्केट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेती थी। तो मार्केट फोर्सेस, तो यहां पर भी क्या होगा कि मार्केट फोर्सेस भी काम करेंगी, प्लस सेंट्रल अथॉरिटी जो हैं, सेंट्रल अथॉरिटीज जो हैं या फिर जो गवर्नमेंट है वो सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजंस ले रही होती हैं, ठीक है। तो सिंपल सा मिक्स्ड इकोनॉमी, आपने दो इकोनॉमी बाकी की याद कर ली तो मिक्स्ड इकोनॉमी आपके लिए इजी हो जाएगा कि हाँ मार्केट इकोनॉमी प्लस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। अब मार्केट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस काम करती थी तो इसीलिए ये प्लस सेंट्रल अथॉरिटीज या गवर्नमेंट मिलकर सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे होते हैं। अब नेक्स्ट है कि मैम यहाँ पर एम क्या होगा, बच्चे दोनों के मिलने से बनी है तो एम भी दोनों के मिल जाते हैं। तो मार्केट इकोनॉमी में एम क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में एम रहता है कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। लेकिन इन सारी चीजों का रेगुलेशन कौन कर रही होती है, गवर्नमेंट, ताकि सोशल वेलफेयर भी हो, सोशल वेलफेयर भी हो। ओके, तो यहाँ पर एम रहता है कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें और गवर्नमेंट ये रेगुलेट कर रही होती है कि सोशल वेलफेयर भी हो साथ में। तो दोनों के मिलने से बन गई। मैम इसका भी कोई एग्जाम्पल दे दीजिए हमें ताकि हम लोग समझ पाएं कि ऐसा भी कहीं होता है क्या। हाँ जी बच्चे, होता है, हमारा इंडिया ही एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। ओके, तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां गवर्नमेंट भी काम कर रही है इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए, वो रेगुलेट कर रही है और साथ में मार्केट फोर्सेस भी काम कर रही होती है, डिमांड एंड सप्लाई भी काम कर रही होती है। तो यहां कवर कर लिए हम लोगों ने आपके 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड आई होप आपको ये क्लियर है, इनके नाम भी क्लियर हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरी बात पर। हमने क्या कहा था, पहले इकोनॉमी देखेंगे फिर इकोनॉमिक्स देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स की बात भी भाई बहुत ही सिंपल है। क्या है आपकी ये इकोनॉमिक्स, अगर आपको ये बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, ये जो आपकी इकोनॉमिक्स है बहुत ही सिंपल है। आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये सब्जेक्ट है बट आप इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स आपके सिर्फ इतना ही कहती है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी स्कैर्सिटी है। क्या है उनकी स्कैर्सिटी, मतलब उनकी शॉर्टेज है। और क्योंकि रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है तो आपको चूज करना पड़ता है कि आपको कौन सा वाला ऑप्शन लेना है। तो यही आपकी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस, यानी कि आपको चूज करना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी, क्योंकि शॉर्टेज। स्कैर्सिटी को आप ऐसे समझ लीजिए कि स्कैर्सिटी का मतलब रहता है किसी चीज की कमी होना, और कमी किस चीज की, आपके रिसोर्सेज की कमी होना। और ये जो स्कैर्सिटी वाली टर्म है बच्चे, अभी हम इसको इन डेप्थ कवर कर रहे होंगे लेकिन आगे। ओके, तो हम लोगों ने समझ लिया है कि आपकी इकोनॉमिक्स क्या है, ये क्या कहती है। अब चलिए हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं उसी बात को जिसको हम लोगों ने शुरू किया था। अब हमारा लास्ट बचा है समझना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अगेन इसको फिर से आप कीवर्ड से याद कीजिए। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच है। क्या है ये, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी है। तो हमने बोला कि हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी है, एक ब्रांच है इकोनॉमिक थ्योरी की। जहाँ पर क्या होता है, कौन सी ब्रांच है, इसमें हम बात किसके बारे में कर रहे होते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक बता देती हूँ। देखिए, माइक्रो, ओके, तो माइक्रो के आई से आप ये याद कर लीजिए कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। किसके बारे में, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैम ये इंडिविजुअल यूनिट्स क्या हैं बच्चे, इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब है आपके प्रोड्यूसर्स, आपके कंज्यूमर्स, इंडस्ट्री, जिनको हम लोग कह देते हैं हाउस होल्ड्स, आपके इंडिविजुअल फर्म्स और इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये हमारी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी है। एक ब्रांच है इकोनॉमिक थ्योरी की, और एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बात कर रहे होते हैं, हम डील कर रहे होते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात होती है। और वो इंडिविजुअल यूनिट्स कौन सी है, वो है आपकी हाउस होल्ड्स, जिनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। हाउस होल्ड्स का मतलब है, अगर आप सिंपली समझना चाहें तो कंज्यूमर्स, फर्म्स मतलब कि जो प्रोडक्शन करती हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, एंड आपकी इंडस्ट्रीज। ओके, तो आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर हो। एंड ट्रिक भी आपको बता दी गई है कि आप आई से याद कर लीजिए कि यहाँ इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात हो रही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा एक टॉपिक आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स
मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैम माइक्रो तो ठीक था, अभी मैक्रो क्या है? देखिए बच्चे, मैंने आपसे क्या कहा डेफिनेशन में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक थ्योरी की। इट मीन्स दूसरी ब्रांच भी एग्जिस्ट करती है, और वो जो दूसरी ब्रांच है वही है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बता दिया कि आई से आप इंडिविजुअल यूनिट्स को याद कर लीजिए, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी एक ट्रिक है। तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के ए से याद कर लीजिए एग्रीगेट। क्या? एग्रीगेट। मैम ये एग्रीगेट क्या है? देखिए, हम लोग कहेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एक ब्रांच ही है इकोनॉमिक थ्योरी की, ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पर हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग एग्रीगेट लेवल, सम टोटल, नेशनल लेवल पर, आपकी पूरी इकोनॉमी के लेवल पर बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो, आपने क्लास 9-10 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, तो माइक्रो का मतलब होता था छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम छोटे लेवल पर बात कर रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, आप एग्रीगेट लेवल पर, बड़े लेवल पर बात कर रहे होते हैं। चलिए, ये तो हम लोगों ने एक बेसिक सा मीनिंग समझ लिया है दोनों का, लेकिन कुछ तो ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको कंसीडर करके दो ब्रांचेस बनाई गई हैं आपकी इकोनॉमिक थ्योरी की। अब देख लेते हैं कि वो दो ब्रांचेस हैं कौन सी बच्चे, वो कौन से बेसिक्स हैं, वो कौन से लॉजिक्स हैं जिनका यूज कर इन दोनों आपकी ब्रांचेस को बनाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने बात कर ली है कि यहाँ पर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर इकोनॉमी एज अ होल, इस चीज़ को याद कर लीजिए, इकोनॉमी एज अ होल के बारे में बड़े लेवल पर बात कर रहे होते हैं। ये तो बेसिक सी बात हो गई, लेकिन और क्या पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर करते हैं हम लोग? देखिए, यहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम माइक्रो इकोनॉमिक्स में रहती है प्राइस डिटर्मिनेशन की एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, कि कैसे जो हमारे गुड्स हैं उनके डिमांड एंड सप्लाई से हम प्राइस डिटरमाइन करें, और जो रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है उसको कंसिडर करते हुए हम रिसोर्सेज का एलोकेशन करें। तो यहाँ सेंट्रल प्रॉब्लम ये है, जबकि यहाँ सेंट्रल प्रॉब्लम, क्योंकि मैक्रो है, बड़े लेवल पर बात करें तो प्रॉब्लम भी बड़ी है कि इनकम डिटर्मिनेशन कैसे हो, एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे हो, यहाँ पर ये कंसर्न रहता है। थर्ड वन इज कि ये किस तरीके के प्रॉब्लम से डील करता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हम लोग डील कर रहे होते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कैर्सिटी, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर, जबकि यहाँ पर भी हम लोग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कैर्सिटी ही देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि इकोनॉमिक्स किसके बारे में है, कि स्कैर्सिटी है रिसोर्सेज की, अब हम चूज कैसे करें, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कैर्सिटी है, लेकिन इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पर, जबकि यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर। देन एनालाइज क्या करती है, यहाँ पर किस चीज़ के एनालिसिस होते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एनालिसिस होते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि इंडिविजुअल यूनिट्स क्या क्या थी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री। तो बस फिर हम इन्हीं के इक्विलिब्रियम को एनालाइज कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर हम लोग इक्विलिब्रियम देखते हैं, लेकिन किस चीज़ का, लेवल ऑफ इनकम का एंड एम्प्लॉयमेंट का। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे बार बार इनकम लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट के ही बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ का मेन कंसर्न यही है बच्चे। और लास्ट में आप बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसीलिए मैंने आपके लिए इसको हाईलाइट भी कर रखा है अच्छे से, कि यहाँ पर जो टूल्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारा फोकस रहता है, जिस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज़ योर डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। जबकि यहाँ पर हम लोग एग्रीगेट के बारे में बात कर रहे होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ही है, लेकिन पूरे नेशन की एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई ही है, लेकिन पूरे नेशन में जो सप्लाई हो रही है एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हम लोग इन शॉर्ट AS भी कह देते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट का मतलब है बड़े लेवल पर, यहाँ पर आप पढ़ेंगे डिमांड सप्लाई, यहाँ पर एग्रीगेट लेवल पर। ओके, तो आपको इन सारे बेसिक डिफरेंसेस को याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस लिखने को आता है। अब एक बात और समझ लेते हैं, इससे पहले कि हम लोग आगे के टॉपिक्स पे जाएं। आपके दो टाइप्स की इकोनॉमीज होती हैं, इकोनॉमिक्स होती हैं। एक है आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, एंड दूसरी है आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है मैम, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस दोनों में बस इतना सा ही है कि ये कहती क्या है। देखिए, आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करती है कि चीजें कैसी हैं, थिंग्स एज दे आर। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये है, ये चीज़ एक्चुअल में है कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है।
या फिर आप कह लीजिए कि आजकल जो दिल्ली में कंजेशन है या फिर रोड पर जो जाम लगता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो एक्चुअल में हो रहा है। तो जो भी चीज़ है वो आपकी कौन बताती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये कहती है कि चीज़ों को कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जीडीपी को इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, या फिर हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है इसमें जो इन्वेस्टमेंट है सरकार के द्वारा उसे इंक्रीज होना चाहिए। तो जो भी चीज़ होनी चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, वो आता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर, और जो चीज़ें हैं जैसी हैं वो सारी बातें आती हैं आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। तो हम लोग इसको कैसे लिख देंगे? यहां पर हम लोग बात करते हैं थिंग्स एज दे आर, मतलब कि जो चीजें जैसी हैं उसके बारे में, जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ओके। जबकि नॉर्मेटिव में हम बोलते हैं व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए, ठीक है, कि क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वो चाहिए वाली सारी चीजें कैसे क्या होनी चाहिए वो आ जाती हैं आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को समझ लिया, हम लोगों ने एग्जाम्पल से भी समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे स्कैर्सिटी को समझने के लिए। मैंने आपको क्या बोला था जब हम लोगों ने इकोनॉमिक्स समझा था कि यहाँ पर एक टर्म आती है स्कैर्सिटी, जिसका मतलब है शॉर्टेज होना, कमी होना, किसकी? रिसोर्सेज की। अब हम लोग इसी को इन डेप्थ कवर कर लेते हैं। देखिए, स्कैर्सिटी को बिल्कुल सिंपली समझिए, बिल्कुल भी ऐसे इसको कॉम्प्लेक्स बना के समझेंगे तो कभी समझ नहीं आएगी। स्कैर्सिटी एक रिलेटिव टर्म है। कैसे रिलेटिव टर्म है? ये रिलेटिव टर्म इस सेंस में है कि यहाँ पर हम बोलते हैं कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज तब होती है जब रिसोर्सेज की डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आपकी किसी चीज़ को लेकर डिमांड ज़्यादा होगी लेकिन उतनी वो अवेलेबल ही नहीं होगी, तो फॉर श्योर उसकी स्कैर्सिटी होगी, उसकी शॉर्टेज होगी, ठीक है। तो यही कहती है आपकी स्कैर्सिटी, दैट स्कैर्सिटी इज अ रिलेटिव टर्म। हम कंपैरिजन कर कर बोल रहे हैं कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो सबसे पहले तो ये एक रिलेटिव टर्म है। देन यहाँ पर हम बोलते हैं स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन्स लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू इट्स डिमांड, यानी कि इन शॉर्ट कहें तो डिमांड जो रिसोर्सेज की है वो आपकी ज़्यादा हो गई है लेकिन आपके पास उतनी सप्लाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज़ ही हैं लेकिन चीज़ आपको 120 रुपीज़ की चाहिए, तो आपकी डिमांड फॉर जो रिसोर्सेज है वो 120 की है लेकिन आपके पास जो सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज है वो 100 ही है। तो इस तरीके से क्या होगी, वो 20 रुपीज़ की स्कैर्सिटी हो गई है, ठीक है। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया कि स्कैर्सिटी क्या है। अब चलते हम लोग आगे। अब एक बात बताइए कि जिस पर हमारी पूरी इकोनॉमिक्स ही बेस्ड है, दैट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्कैर्सिटी, और जो हम लोगों की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, तो हम लोग ये तो समझ ही सकते हैं कि स्कैर्सिटी कोई छोटा मुद्दा नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ आगे भी इसके इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। देखिए, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी हो गई, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनके दो फीचर्स क्या हैं, या फिर आप कह लीजिए कि इनके लिमिटेशंस क्या हैं। तो आपके जो रिसोर्सेज रहते हैं बच्चे, इनके दो लिमिटेशंस या फिर दो फीचर्स हैं कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ओके। और दूसरा जो रिसोर्सेज है इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। क्या है ऑल्टरनेटिव यूजेस? मतलब कि हम इनको डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, एक लिमिट है उनकी, एंड दूसरा उनके डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हैं और हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि हमारी जो रिसोर्सेज है उनकी स्कैर्सिटी होती है, तो इसके चलते डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करें। तो कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइसेस आ जाती है। जैसे कि हम लोगों ने बोला कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, अब 100 रुपीज़ का यूज़ आपकी लिमिट है कि आपका जो रिसोर्सेज को एग्जाम्पल से समझिए, 100 रुपीज़ को हमने माना कि वो आपके रिसोर्सेज थे, ओके। अब जो 100 रुपीज़ हैं वो जो आपका रिसोर्स है वो लिमिटेड है, आपके पास 100 ही रुपीज़ हैं। अब उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हो सकते हैं। कैसे? आप उससे नोटबुक खरीद सकते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है तो आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर आपका मन है कि मैं कहीं घूम के कुछ खा पी के आ जाऊं तो आप उसको वहां भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है लेकिन वो लिमिटेड है, 100 ही रुपीज़ है। तो अब आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको उसको किस तरीके से खर्च करना है। तो वही प्रॉब्लम
जो हमारी स्कैर्सिटी ने दी कि रिसोर्सेज स्कार्स से, उसकी वजह से कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइसेस अमंग ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज कि आपको डिसाइड करना है कि 100 रुपीज़ के ऑल्टरनेटिव यूजेस में से आप कौन सा वाला यूज़ करें, किस तरीके से यूज़ करें, आपको चूज़ करना है। और यही जो कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइसेस है, इसी को हम लोग बोल देते हैं हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या बोल देते हैं हम लोग इसको हम लोग बोल देते हैं हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसको हम बोल देते हैं हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, अब एक चीज आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो हमारी स्कैर्सिटी है एंड ये जो हमारी कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइसेस है, जो आपको चूज करना पड़ रहा है, ये साथ में चल रहे हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्कैर्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इसी की वजह से आपको चूज करना पड़ रहा है, कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइसेस की प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं हमारी इन तीनों चीज़ों के बारे में। अब ये तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि रिसोर्सेज से स्कैर्सिटी थी, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस थे, उसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हुई या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हुई। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से ही क्या अराइज हो जाती है, इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इन तीनों ही नामों से हम इसको जानते हैं। बट इससे पहले कि हम इसे कवर करें, हमें एक दो चीज़ें और जाननी ज़रूरी हैं। देखिए, हमने बोला कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनके तो दो फीचर्स हैं या उनके दो लिमिटेशंस हैं। इसी तरीके से जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं बच्चे, क्या है? ह्यूमन वांट्स, जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, जो ह्यूमन वांट्स हैं, उनके भी कुछ फीचर्स हैं। मैम, क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला फीचर तो यही है कि हमारी जो वांट्स हैं वो लिमिटेड ही नहीं है, वो अनलिमिटेड है। ठीक है, रिसोर्सेज भाई हमारे लिमिटेड हैं और हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। एग्जाम्पल से समझिए, कभी आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन था, लेकिन आपके पास जब एंड्रॉयड फ़ोन था तब तो ठीक था, लेकिन अब आपकी इच्छा है कि आपके पास आईफोन हो, तो एंड्रॉयड फ़ोन से भी मन नहीं भरा, अब आईफोन चाहिए। तो जो ह्यूमन वांट्स है वो ऐसे ही हैं कि वो अनलिमिटेड है, एक के बाद एक बढ़ती ही जाती है। ठीक है, और दूसरा कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो डिपेंड ऑन अर्जेंसी या फिर आप कह सकते हैं इंटेंसिटी। मतलब कि हो सकता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी जो डिमांड है या जो आपको चीज़ चाहिए, जो आपकी वांट है, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ज़्यादा हो और दूसरे टाइम पर किसी और चीज़ के लिए। ठीक है, हो सकता है कि इस टाइम पर आपकी जो वांट है वो ये है कि आपको नोटबुक्स और बुक्स खरीदनी है, आपको पढ़ाई करनी है बच्चे से, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको कोई और चीज़ चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपकी अर्जेंसी और इंटेंसिटी पर, ह्यूमन वांट। ठीक है, अब मैम हम लोगों ने ये तो समझ लिया और उसके अलावा हम लोगों ने दो फीचर्स समझे थे हमारे, किसके? रिसोर्सेज के। तो रिसोर्सेज के हम लोगों ने दो फीचर्स देखे। रिसोर्सेज के हमने दो फीचर्स देखे कि ये लिमिटेड थे एंड दूसरा इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस थे। और हमने देखा कि जो ये ह्यूमन वांट्स हैं ये कैसी हैं? ये अनलिमिटेड है। कैसी हैं? ये अनलिमिटेड है। अब अगर हम बोलें कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं एंड जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, यही है हमारी 3 कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यही कारण है हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अराइज होने का कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हो गए लेकिन उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो हमें चूज करना पड़ता है कि उनको कैसे यूज करें। और जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं वो तो अनलिमिटेड है, उनके आगे रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है। तो इसी को हम इन तीनों को बोल देते हैं 1, 2 एंड 3। इन्हीं तीनों को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे? कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी? कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइसेस अमंग ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो यही है हमारे 3 कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस।
ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब हम वापस आ जाते हैं हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी पर, जो अराइज हो गई थी क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रही थी। अब मैम ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं क्या? तो बच्चे सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं 3। मैम क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ये? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कर तो रहे हैं तो किसके लिए करें। यही 3 सवाल हैं और यही सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी रहते हैं। इनको बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी भी कहते हैं या फिर इनको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो व्हाट टू प्रोड्यूस है, ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कि प्रोडक्शन किस चीज़ का करें। अब एक इकोनॉमी में आप बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप किन चीज़ों का प्रोडक्शन करें, एंड जब उन चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि कितनी क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन किया जाए। तो दिस इज योर व्हाट टू प्रोड्यूस, दैट इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग। क्योंकि हमारे तो रिसोर्सेज क्या है, स्कैर्सिटी है ना रिसोर्सेज की, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो स्कैर्सिटी है रिसोर्सेज की और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उसी को कंसिडर करते हुए हमें समझना पड़ता है कि हम चूज करें कि हमें कौन सी कमोडिटीज का प्रोडक्शन करना है या कौन से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में। तो 2 चीजें हो गई आपके यहाँ पर कि हम लोगों को विच कमोडिटीज, चूजिंग विच कमोडिटीज, कौन सी कमोडिटीज को प्रोड्यूस करें एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, यही है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन करे कैसे। मैम प्रोडक्शन कैसे करें, प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन हो जाता है आगे। नहीं बच्चे, आपको समझना पड़ेगा कि हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कि आप कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हैं। मैम अब ये टेक्निक क्या है? देखिए, प्रोडक्शन करने के लिए 2 तरीके यूज किए जा सकते हैं कि आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अभी हम समझेंगे इसका मीनिंग क्या है, या फिर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें, हाउ टू प्रोड्यूस। अब इसमें 2 तरीके रहते हैं, 2 टेक्निक्स रहती हैं कि आप लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन कर लीजिए, यानी कि आप मैन पावर का ज़्यादा यूज़ कीजिए, आप लोगों का यूज़ कीजिए और उस तरीके से आप प्रोडक्शन करवाइए। या फिर दूसरा तरीका है कैपिटल इंटेंसिव, मतलब हम मशीनरी वगैरह का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उसमें ज़्यादातर लोग खुद ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो लेबर इंटेंसिव हो जाता है, ज़्यादातर लोग लगकर काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें कि वहाँ पर उन्होंने क्या चूज़ करा कि हम मशीनरी वगैरह लगा देते हैं, हम ट्रैक्टर वगैरह ले लेते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो सके। तो जब मशीनरी वगैरह लग जाती है बच्चे, तो वहाँ पर हो जाती है आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके, तो ये हो जाते हैं आपके 2 मेथड्स, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। ओके, और आपको चूज करना होता है कि आप लोगों का यूज ज़्यादा करके प्रोडक्शन करना चाहते हैं या फिर आप मशीनरी ज़्यादा लगाना चाहते हैं और उसका यूज करके प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन हमारा देखना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हम लोगों ने ये देख लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे क्या प्रोड्यूस करें, हमने समझ लिया हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन हो या फिर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन हो। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें, ये जो सब कुछ कर रहे हैं एक्चुअल में प्रोडक्शन किसके लिए करें। देखिए, अब हमारी जो इकोनॉमी है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते हैं, जैसे कि कुछ लोग रिच होते हैं, कुछ लोग पुअर होते हैं। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किन को टारगेट कर या किन के लिए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। देखिए, तो हम लोगों ने क्या बोला, हमारा क्वेश्चन है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो अब हम लोग किन को टारगेट करके प्रोडक्शन करें, किस तरीके की कमोडिटीज बनाएं। तो एक हो सकता है कि हमारे यहाँ पुअर लोग हैं और दूसरा है कि हमारे यहाँ रिच लोग हैं। अब एक बात बताइए कि क्या पुअर लोग बहुत हाई फाई गुड्स खरीदना चाहेंगे, वो बहुत लग्जूरियस गुड्स लेना चाहेंगे? नहीं ना, उनकी सिर्फ डिमांड इतनी ही होगी कि उनको नॉर्मल गुड्स मिले जिनसे उनकी लाइफ चल जाए, उनको जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो वाले गुड्स उनको मिल जाए। तो हम लोग जब पुअर पीपल को टारगेट करते हुए गुड्स बनाएंगे तो वहाँ पर फॉर हुम टू प्रोड्यूस का आंसर कैसे मिलेगा? हमने कहा हम पुअर लोगों के लिए प्रोडक्शन करते हैं, तो हम उस टाइम पर नेसेसिटी गुड्स को बनाएंगे। ठीक है,
जो ज़रूरी गुड्स हैं, जो लाइफ जीने के लिए ज़रूरी गुड्स हैं, क्योंकि इनका खर्चा उसी तरीके के गुड्स पर हो रहा होता है। जबकि जो रिच लोग हैं उनको हाई फाई गुड्स चाहिए होंगे, लग्जूरियस गुड्स चाहिए होंगे, महंगी महंगी गाड़ियाँ चाहिए होंगी, ठीक है। तो उस टाइम पर प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग होगा। तो जब फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमने कहा रिच लोगों के लिए करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बना रहे होंगे लग्जूरियस गुड्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बना रहे होंगे लग्जूरियस गुड्स को। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोडक्शन करें, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हम किस तरीके का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो बच्चे बस फिर यही थे आपके 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, और इनको अच्छे से कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। और आगे भी आपको काफ़ी ज़्यादा लिंक मिलेगा इन सारे ही टॉपिक्स का अपने फर्दर चैप्टर्स में। सो व्हाट टू प्रोड्यूस क्लियर है, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक किसका यूज करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन एक्चुअल में हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ खत्म हो जाते हैं आपके सारे के सारे टॉपिक्स, और जिनको हमने बढ़िया तरीके से समझ लिया। एंड आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर भी हो गए। अब अगर आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए तो फटाफट से इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और याद कीजिए कि हमने ये जो 2 टॉपिक्स पढ़े, ये जो 2 पॉइंट्स हमने समझे, इनका आंसर मैंने आपको क्या बताया था। और अगर आपको आंसर याद है तो बच्चे मतलब आपने क्लास को बढ़िया तरीके से पढ़ा, बढ़िया तरीके से एंजॉय करा और साथ में चीज़ों को समझा भी है, ठीक है। तो यहीं पर एंड होती है आपकी आज की ये क्लास, जहां पर हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है बच्चे। अब दिखाती हूँ मैं आपको कि हमारे टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या थे, क्योंकि अब तो आपको खुशी ही होगी ये देख के कि इतने सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। तो इकोनॉमी समझा हम लोगों ने, ठीक है। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखा, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने इकोनॉमिक समझा कि यहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। हमने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जब हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं। फिर हम लोगों ने इन दोनों के ही बीच का क्या देख लिया है, डिफरेंस देख लिया। ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया है कि मैक्रो का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट लेवल पर हम बात कर रहे होते हैं, और हम लोगों ने देखा कि दोनों को हम डिस्टिंग्विश किन बेसिस पर कर रहे होते हैं। देन है स्कैर्सिटी को हम लोगों ने बढ़िया तरीके से समझा, और इसके फॉलो करते करते और क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती है हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी। एंड लास्ट में हमने पढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो बस फिर बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें तो आज हमारी कवर हो चुकी हैं। आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को समझिए एंड नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि बाद में जब और भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो माइंड के ऊपर, तो आप उस टाइम पर रिवाइज कर ले बढ़िया तरीके से और अच्छे से मार्क्स स्कोर करें और साथ में एंजॉय भी करिए भाई, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे इसी चैप्टर को। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।